प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित हो गई है और आपको प्रश्नों का अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका मनोबल ऊंचा उठता रहे और आप परेशान नहीं हों। क्योंकि जब परीक्षा की डेट घोषित हो जाती है तो मन में हड़बड़ाहट मच जाती है कि हमने तो तैयारी की ही नहीं, मेरी तो कोई तैयारी हुई ही नहीं, क्योंकि कोरोना चल रहा था और मेरी कोई तैयारी नहीं हो पाई। मैं कैसे पेपर दे पाऊँगा? सारे बच्चों का यही हाल होता है। लेकिन कोरोना आया था पर पढ़ाई पर रोक नहीं लगी हुई थी। आप पढ़ते ही रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन की हड़बड़ाहट है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे और बुकलेट आपके सामने होगी और आप प्रश्न पढ़ेंगे तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको कि अरे ये तो वही प्रश्न हैं जो मैंने पढ़े थे। इसलिए परेशान नहीं होंगे। और एक चीज़ और, प्रैक्टिस सेट आप बराबर लगाते रहिए, जितना कर पाएँ उतना। दिन में 2 घंटे 4 घंटे जो भी आप पढ़ें मन लगा कर पढ़ें, ठीक है। तो आइए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों को हल करवाती हूँ। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो एक चीज़ आपको समझनी है कि नरेश मेहता जी को किसी विशेष रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, ठीक है। उनको उनके संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण रचना कर्म। तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उनके संपूर्ण रचना कर्म पर मिला था। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण रचना कर्म। संपूर्ण रचना कर्म। संपूर्ण रचना कर्म, ठीक। नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी संपूर्ण रचना कर्म पर मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा अज्ञेय जी। अज्ञेय। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना है। बच्चों, अज्ञेय जी की रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? यानी कि कहने का मतलब ये है कि छायावाद की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखने लगा। तो ऐसे कौन से कवि हैं जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? तो इसका उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय। इसका उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय। मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम बताइए। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? छात्रों, कुछ कवियों के नाम ऐसे हैं कि जो मूल नाम दूसरा और उपनाम दूसरा। तो बुकलेट में उपनाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस कवि का मूल नाम क्या है। तो आप इसको भी देखते रहिएगा। तो
त्रिलोचन जी का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। इसका उत्तर होगा वासुदेव सिंह। हमारा अगला प्रश्न है रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लाहौर। इसका उत्तर होगा लाहौर। रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको आना चाहिए। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप बराबर देखते रहिएगा। क्वेश्चनों का अभ्यास रोज करिए, रोज। तो भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरि। भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरि। हमारा अगला प्रश्न है जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा मधुकर कवि। इसका उत्तर होगा मधुकर कवि। हमारा अगला प्रश्न है कविता करके तुलसी न लसे, यह कथन किसका है? बच्चों, परीक्षाओं में कथन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप इनको भी ध्यान से देखते रहिएगा। कविता करके तुलसी न लसे, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमारा अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। इसका उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। हमारा अगला प्रश्न है चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा रासो साहित्य। तो छात्रों, आज के मैंने 10 प्रश्न हल करवा दिए हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा और मैं अभी 10 प्रश्न और हल करवाऊंगी, ठीक है? तो छात्रों, आपने 10 प्रश्न नोट कर लिए होंगे और अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कौल निर्णय
कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा मत्स्येंद्रनाथ। इसका उत्तर होगा मत्स्येंद्रनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर होगा रीतिमुक्त। इसका उत्तर होगा रीतिमुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत बताइए। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत बताइए। तो इसका उत्तर होगा श्रीमद्। इसका उत्तर होगा श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। ठीक। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। हमारा अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? हमारा प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा। हमारा अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड। हमारा अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड के संपादक कौन हैं? उदंत मार्तंड के संपादक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा बाबू। इसका उत्तर होगा बाबू युगल किशोर। बाबू युगल किशोर। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा आचार्य केशवदास। इसका उत्तर होगा आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास। ठीक। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा मिस्र बंधु। इसका उत्तर होगा मिस्र बंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिस्र बंधु ने। हमारा अगला प्रश्न है,
कही ना जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए, यह कथन किसका है? केशव कही न जाए का कहिए, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास। इसका उत्तर होगा तुलसीदास। हमारा अगला प्रश्न है गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ था? गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इटावा। इसका उत्तर होगा इटावा। गंग कवि का जन्म इटावा में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको आने चाहिए और आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि आदिकाल को किन किन नामों से हम जानते हैं और किसने क्या कहा है। तो छात्रों, आज मैंने आपको 20 प्रश्न हल करवा दिए। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, ठीक है। हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।